मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं इक्विलिब्रियम क्लास 11th केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। बिल्कुल, तो इस वीडियो के अंदर हम खूब सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के, आयोनिक इक्विलिब्रियम के, और ये सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो। कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं, कुछ IIT JEE के क्वेश्चन हैं, कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो और फिर प्रैक्टिस भी करते हो तो ट्रस्ट मी, न्यूमेरिकल्स में एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने वन शॉट वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो pH का कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एक और ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करेंगे। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था JEE एडवांस 2019 में, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। ठीक है, तो यहां पर देखो जो Kc की जो वैल्यू है ये हमें काफी चीजें बताती है। अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये वैल्यू काफी लार्ज है, काफी हाई वैल्यू है, राइट। 10 टू द पावर 17 एक बड़ा नंबर है। और जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हमने ये पढ़ा था राइट केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा होती है, इसका क्या मतलब होता है कि मेरा रिएक्शन जो है ये टुवर्ड्स कंप्लीशन जा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट खूब सारा बनेगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना चुका है। तो वैसी वाली सिचुएशन है। ठीक है, when equal volume of 0.06 m Fe2 plus and 0.2 m S2 minus solutions are mixed, then equilibrium concentration of Fe2 plus is found to be y into 10 to the power minus 17 m. The value of y is. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा लगता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट हमेशा हम रिएक्शन से ही करेंगे और बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं। तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है, Fe2 प्लस प्लस S2 माइनस ये बनाता है FeS। तो ये सॉलिड है और बाकी दोनों क्या है, एक्वस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही वाला प्रोसेस लगाएंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन दोनों आयंस का, 0.06 और 0.2। ठीक है, और प्रोडक्ट का ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में जब रिएक्शन की शुरुआत हो रही है तो प्रोडक्ट तो बना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। आपने बहुत से टेक्स्ट बुक में, अगर आपने ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पूरा कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो किसी ना किसी टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है आपने कभी देखा हो, तो आप देखोगे कि लोग जो है ना इसको अचानक से हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन को। अब यहाँ पर एक बहुत समझने वाली चीज है और वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ Fe2 प्लस और S2 माइनस को हमने मिक्स किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मान लो हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने Fe2 प्लस भी डाला और S2 माइनस भी डाला और दोनों को बराबर वॉल्यूम में डाला। अगर Fe2 प्लस 10 ml है तो S2 माइनस भी 10 ml है। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, जो मेरा सॉल्यूशन, जो मेरा मिक्सचर बन रहा है उसका वॉल्यूम तो ट्वाइस हो जाएगा ना भाई। मतलब इसका जितना वॉल्यूम है और इसका जितना वॉल्यूम है, अगर ये 10 ml है ये 10 ml है, दोनों को मिला देंगे तो मुझे 20 ml मिलेगा। करेक्ट, तो इसका मतलब है मेरा वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर वॉल्यूम डबल हो जा रहा है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। राइट, मतलब इट इज लाइक कि मैंने पहले तो 10 ml पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाया, अब 10 ml की जगह ना पानी 20 ml हो गया मेरा, तो मेरा जो शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कम हो गया ना भाई, वो डाइल्यूट हो गया। सबको समझ आ गई ये बात।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, दोनों का हमने इक्वल इक्वल वॉल्यूम लिया था, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, डबल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसीलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम कर देंगे हाफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यही इस क्वेश्चन का मेन कैच था, यहीं पे अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार इनिशियल आपने लिख लिया, उसके बाद देखो फिर चीजें स्मूथ जाएंगी। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते ये घट जाएगा बाई एक्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा, S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता रहेगा, राइट। और दोनों का एक्स कम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का ही हमने इक्वल वॉल्यूम लिया था ना स्टार्टिंग में, और दोनों ही एक एक मोल है। और FeS के साथ क्या होगा, ये तो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स, ये होना चाहिए राइट इक्विलिब्रियम पे। बट यहां पर भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में भाई Kc की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि मेरा रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। इसका मतलब FeS का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1, मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहा है तब तक मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म होकर ना प्रोडक्ट बना दे रहा है। ठीक है, तो मतलब FeS यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेरा 1 है, नियरली 1 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। अब क्वेश्चन में जो है ना ये वाली वैल्यू मुझे दी हुई है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिस वैल्यू इज एक्चुअली y इंटू 10⁻⁻17m। ये वाली वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, चलो ये भी बढ़िया है। तो अब देखो हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं। अब देखो सिचुएशन को समझो, चूंकि मेरा जो है ये रिएक्शन टुवर्ड्स कंप्लीशन है, तो सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म होके मुझे लगभग प्रोडक्ट बना दे रहा है। यानी कि अब देखो स्टार्टिंग में ये कितना था 0.03 और S2 माइनस था 0.1। कम कौन था, कौन सी चीज कम क्वांटिटी में है, Fe2 प्लस, राइट। यानी कि एक बार Fe2 प्लस खत्म हो गया तब भी मेरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अकेला S2 माइनस क्या करेगा, वो FeS तो बना नहीं पाएगा। ठीक है, समझो लॉजिक को समझो। ठीक है, तो बाय इसका ये मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते मेरा Fe2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट खत्म के बराबर हो जाएगा, राइट। तो विद दैट लॉजिक हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.03, क्योंकि जब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.03 होगी तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। अब आप बोलोगे मैम 0 कैसे होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये y इंटू 10⁻⁻17 है। अरे यार वैल्यू देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 10⁻⁻17, मतलब बहुत नाम के वास्ते Fe2 प्लस बच जाएगा, राइट। तो इस लॉजिक से मुझे अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू पता चल गई। अगर अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू पता चल गई तो अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम पे S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.03 यानी कि 0.07m, ये हो जाएगा। बस इतना तक अगर हो गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम Kc के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट विल बी FeS डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस S2 माइनस। अब ऊपर का तो भैया ये देखो सॉलिड है तो इसको ऐसे ही हम बस 1 लिख देंगे, और नीचे Fe2 प्लस का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन विच इज y इंटू 10⁻⁻17, S2 माइनस का हो जाएगा 0.07 और Kc की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻17। तो अब यहां से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो y कम्स आउट टू बी 8.93, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द लाइन्स करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जहां हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इन सारी चीजों को लेकर के आते हैं वहां पर क्या आ जाता है, मेरा गिब्स एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। हमने पढ़ा था कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, ये हमने पढ़ा था। अब जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ गया, भाई मेरा 1 शॉट वीडियो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जो मेरा डेल्टा G है वो 0 हो जाता है और जो Q है वो K के बराबर हो जाता है, राइट। Q यानी कि जो रिएक्शन कोशेंट है वो K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है।
ठीक है, तो उस लॉजिक से मेरा ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, यहां पर जो ग्राफ दिया है वो एल एन के और 1/t के बीच में बनाया हुआ है, ठीक है। और देखो ये सारे ग्राफ्स जो है स्ट्रेट लाइंस है, तो मैं बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन लिखूंगी जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो, जहां पर y क्या हो, एल एन के हो और x क्या हो, 1/t हो, ठीक है। तो एल एन के इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ मैं लिखना चाहूंगी। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू एल एन के, ठीक है। तो हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, वो तो हम लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई माइनस आर टी, दिस इज इक्वल टू एल एन के। तो इसे हम लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, बिकॉज टी टी इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि m यानी कि स्लोप कितना है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, ठीक है, और c कितना है, डेल्टा एस नॉट बाई आर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं किस तरह के रिएक्शन की बात कर रही हूं, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो चूंकि यहां पर मैं एक्सोथर्मिक की बात कर रही हूं तो ये डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये क्या होगा, माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई आर, यानी कि स्लोप मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में मेरा ग्राफ जो है ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर हमें ये 4 लाइंस दिख रही हैं जिनमें 2 लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, और वो कौन कौन सा है, ए और बी। और सी और डी का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप तब होता है जब लाइन जो है वो धीरे धीरे ना डिक्लाइन कर रहा है, मतलब यूं लाइन रहता है तो नेगेटिव स्लोप, यूं लाइन रहता है तो पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो साफ साफ यहीं पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि ए एंड बी। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हो रहा है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो इस साल के सीबीएसई के सिलेबस में इस टॉपिक को हटा दिया गया था, इसीलिए मैंने वन शॉट वीडियो में इसे इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है ये समझना जरूरी है। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि सॉल्ट कहां से बनता है, कहां से बनता है, एसिड और बेस से। जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन करते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें क्या देते हैं, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करके ये वाटर में जा करके आयोनाइज कर सकते हैं। मतलब ये जो सॉल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉल्ट आपके दिमाग में आता है, मोस्ट कॉमनली दिमाग में क्या आता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट, राइट। तो अगर हम NaCl की बात करें और कहें कि भाई NaCl को आयोनाइज होना है तो ये क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन, राइट। अब ये कैटायन या एनायन जो सॉल्ट हमें देता है, इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये हाइड्रेशन के लिए जाते हैं या फिर ये हाइड्रोलिसिस के लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं वाटर के अंदर बात कर रही हूं, ठीक है। तो ये सॉल्ट जो है पानी के अंदर अपने कैटायंस और एनायंस को देता है। अब डिपेंड करता है कि ये जो कैटायन और एनायन हैं ये हाइड्रेशन करेंगे या हाइड्रोलिसिस। अब आप पूछोगे कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस होता क्या है। हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो कैटायंस या एनायंस हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, मतलब पानी में मिल करके रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। जैसा पीएच था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हाइड्रेशन।
दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है कि ये जो कैटायंस और एनायंस हैं ये पानी के साथ इंटरैक्ट करके बना देते हैं कुछ एसिड्स या बेसिस। अब जाहिर सी बात है कि यार अगर एक एसिड बना दिया तो मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ, थोड़ा एसिडिक हो गया। अगर बेस बना दिया तो मेरा सॉल्यूशन बेसिक हो गया, राइट। यानी कि उस सॉल्यूशन का जो ओवरऑल पीएच था वो पीएच भी मेरा चेंज हो गया। एग्जैक्टली तो इसीलिए हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के केस में क्या देखते हैं कि ओवरऑल मेरा जो सॉल्यूशन का पीएच है वो पीएच ऑल्टर हो जाता है, और इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट जो है कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सॉल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है। सॉल्ट जो है ये एक वीक एसिड और वीक बेस से भी बन सकता है। सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से भी बन सकता है, और एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से भी बन सकता है। और अभी हम इन चारों केसेस को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH, ठीक है। तो मेरा NaOH के पास क्या क्या है, Na प्लस OH माइनस। HCl के पास क्या है, H प्लस Cl माइनस, राइट। तो NaOH ने अपना Na प्लस दिया, HCl ने अपना Cl माइनस दिया, तो Na प्लस और Cl माइनस ने मिलकर के क्या बना दिया, NaCl, ठीक है। अब देखा यह जाता है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके सॉल्ट बनाते हैं तो ये वाले जो सॉल्ट्स होते हैं दे गो फॉर हाइड्रेशन। ये पानी में जाकर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। एज अ रिजल्ट जो मेरा सॉल्यूशन का जो पीएच है वह अनऑल्टर्ड रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, उसकी पीएच की वैल्यू 7 ही रहती है। तो मतलब यहाँ पर ना मेरा कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि पीएच चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाकी के केसेस हैं उनका क्या, चलो देखें। तो चलो यहाँ पर हम एक एक करके सारी कैटेगरीज देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले बात करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो लेट अस सपोज बात करते हैं हम HCl की फॉर एग्जांपल। वीक बेस बोले तो लेट अस सपोज NH3। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक सॉल्ट मिल सकता है NH4Cl, ठीक है। तो इस सॉल्ट का क्या होगा, तो ये सॉल्ट जब आयोनाइज करेगा, NH4Cl जब आयोनाइज करेगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये जो NH4 प्लस आयंस हैं, दीज आयंस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, ठीक है। तो ये जो है पानी में क्या अंडरगो करेंगे, हाइड्रोलिसिस, और ये क्या बनाएंगे, चलो देखते हैं। NH4 प्लस जो है ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज करके बनाएंगे NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, ये एक बेस है, और ये कैसा बेस है, NH4OH। ये एक वीक बेस है, और वीक बेस के साथ क्या होता है, वीक बेस जो है वो पार्शियली आयोनाइज करता है पानी में, कंप्लीटली आयोनाइज तो करेगा नहीं। तो ये पार्शियली आयोनाइज करेगा, तो एज अ रिजल्ट जो सॉल्यूशन है उसमें OH माइनस आयन जो है वो कम होंगे, क्योंकि ये अगर पूरा आयोनाइज कर जाता तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट पूरा आयोनाइज करेगा नहीं, तो इसीलिए सॉल्यूशन में OH माइनस आयन्स कम जाएंगे। चूंकि कम जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, इसका मतलब है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, करेक्ट। और अगर मेरा सॉल्यूशन और ज्यादा एसिडिक होगा तो सॉल्यूशन का जो पीएच की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 7, तभी तो एसिडिक होता है, करेक्ट। तो ये होगा। अब देखते हैं कि अगर मेरा जो सॉल्ट है वो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का है, उस केस में क्या फर्क आएगा। तो लेट अस से वीक एसिड में हम बात करते हैं CH3COOH की, एसिटिक एसिड की, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा, CH3COONA। तो देखते हैं इसके साथ क्या होगा, ये कैसे आयोनाइज करेगा, CH3COONA जो है ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब ये जो आयन है ये वाटर में हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगा,
और ये हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा, चलो देखते हैं। तो CH3COO माइनस जब पानी के साथ हाइड्रोलाइज करेगा तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। अब ये क्या है, CH3COOH एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो ये क्या करेगा, हार्डली आयोनाइज करेगा, पार्शियली आयोनाइज करेगा, करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट ये जो वीक एसिड है ये H प्लस आयंस बहुत कम रिलीज करेगा सॉल्यूशन में। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट मेरा जो सॉल्यूशन है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो pH है दैट विल बी ग्रेटर देन 7। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस के वजह से जो सॉल्यूशन का pH था वो pH ऑल्टर हो रहा है। कुछ सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक हो सकते हैं। तो चलो अब एक तीसरा केस देखते हैं, उसे भी क्यों छोड़ें, कि अगर हमारा जो सॉल्ट है दैट इज मेड ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड जैसे कि CH3COOH एंड वीक बेस जैसे कि NH3। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा CH3COONH4। ठीक है, तो ये मेरा एक सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो इसके साथ क्या होगा, तो देखो CH3COONH4 ये जब आयोनाइज करेगा तो ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। ठीक है, और जब ये हाइड्रोलाइज करेंगे, when these undergo hydrolysis, तो मुझे क्या मिलेगा, चलो देखें। CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O ये बनाएगा CH3COOH प्लस NH4OH। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात है, यहाँ पर ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या है, एक वीक बेस है। तो बेसिकली एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, तो दोनों ही जो है ये पार्शियली डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेंगे। बोलने का मतलब है कि जो CH3COOH है ये भी इस फॉर्म में रहेंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। उसी तरह जो NH4OH है ये किस फॉर्म में रहेंगे, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इस केस में ना तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन की जो सॉल्ट है वो वीक एसिड से बना है या स्ट्रॉन्ग एसिड से या वीक बेस से या स्ट्रॉन्ग बेस से, उसके हिसाब से मेरे सॉल्यूशन का pH चेंज होता है। तो ओवरऑल हमें अगर सॉल्यूशन के pH को फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि pH इज इक्वल टू 7। 7 क्या होता है, जब मेरा न्यूट्रल होता है, प्लस हाफ इंटू pKa माइनस pKb। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है वो कौन डिटरमाइन करता है, pKa और pKb की वैल्यूज डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, कि इसका जो pH है वो 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा हुआ तो वो बेसिक होगा। अब आप देखना हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के ऊपर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और पूछा गया था जेई मेंस 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। अब ऑप्शंस को देखने से पहले ये सोचो कि कभी भी सॉल्ट, जबकि हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट किससे बना होता है, एसिड और बेस से। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि सॉल्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो सॉल्ट बेसिक कब होगा, मान लो एक एसिड और बेस से मिल के बन रहा है, तो बेसिक कब होगा, जब ये जिस बेस से बन रहा है वो बेस काफी स्ट्रांग हो, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा उसी का इफेक्ट दिखेगा ना सॉल्ट में। तो अगर बेस स्ट्रांग हो और एसिड वीक हो तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें बेस के नेचर ज्यादा दिखेंगे क्योंकि बेस ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर अब आप ये देखो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में देखो AlCN3। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। दूसरा देखो CH3COOK, CH3COO ये कहाँ से आया है? CH3COOH से आया है, जो कि क्या है? एक वीक एसिड है, CH3COOH। ठीक है। K कहाँ से आया है? KOH से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। pKa of weak acid HA and pKb of a weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt solution is। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन का जो pH है वो कौन डिटरमाइन करेगा? pKa की वैल्यू और pKb की वैल्यू। तो 7 + 1/2 इंटू pKa माइनस pKb। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज डाल लो। 7 + 1/2 इंटू pKa की वैल्यू है 3.2 माइनस 3.4, तो ये हो जाएगा 7 + 1/2 इंटू माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0.1 दैट इज 6.9, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो सॉल्यूशन मेरा कैसा नेचर का हो जाएगा? चूंकि 7 से कम है तो सॉल्यूशन मेरा एसिडिक नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है KVPY 2013 का क्वेश्चन। इनफैक्ट आप देखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर 3C2H2 gives C6H6 is 4 liter square mole to the power -2. If the equilibrium concentration of benzene is 0.5 mole per liter, that of acetylene is mole per liter must be। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशन को अच्छे से लिख लो। 3C2H2 gives C6H6, दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो इसका अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा? concentration of the products that is C6H6 divided by concentration of the reactants to the power coefficients। ठीक है, यही होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेंजीन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 और एसिटिलिन C2H2 को हम इथाइन भी कहते हैं और एसिटिलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे वही पूछा गया है। Kc की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 लिख दो। 4 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई C2H2 टू द पावर 3, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H2 विल बी इक्वल टू 0.5 बाई 4 का क्यूब रूट। तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 8 40, तो ये हो जाएगा 1/2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H2 हो जाएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। यह है नीट 2018 का क्वेश्चन। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, राइट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 इंटू 10 to the power 3 ग्राम लीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज है जो बच्चे कई बार मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? BaSO4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? Ba2 प्लस SO4 2-, करेक्ट, इसी तरह का बनेगा। अब अगर इसकी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो वो हम कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2-। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि किसी भी सॉल्ट के लिए अगर मुझे उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो इन टर्म्स ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी तो हम कैसे निकालते हैं? KSP इज इक्वल टू S², जहां पर S क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ है, बट क्या ये मोलर सॉल्युबिलिटी है? ये ग्राम लीटर इनवर्स में है, मोल लीटर इनवर्स में नहीं है। करेक्ट, तो लेट अस फाइंड आउट मोलर सॉल्युबिलिटी। अगर मोलर सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम KSP निकाल लेंगे। वही तो पूछा गया है कि KSP की वैल्यू निकालो।
ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही ट्रिक था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह डायरेक्ट ये वाली वैल्यू डाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी S विल बी इक्वल टू जो ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है वो वाली सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलर मास, राइट, मतलब पर मोलर मास कितना है, दैट इज मोलर सॉल्युबिलिटी। तो मोलर मास कितना दिया हुआ है 233, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स में। सो दिस इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स। तो मोलर सॉल्युबिलिटी निकल गया, देयरफॉर KSP क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर यानी कि 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर, जो कि है 1.08 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा A। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल सिचुएशन क्या है मेरी, इनिशियली मेरा सॉल्यूशन का जो pH है दैट इज 1, ठीक है, और बाद में जाके मतलब फाइनली मेरा जो मुझे जो बनाना है सॉल्यूशन उसका pH कितना होना चाहिए 2। pH 1 है मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हमने क्या पढ़ा है pH का डेफिनेशन, pH इज बेसिकली माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -pH, राइट। तो ये 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.1 m ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इस केस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 यानी कि 0.01 m, ठीक है। अब यहां पर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम डाइल्यूशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास 1 लीटर का एक एक्वस सॉल्यूशन है, दैट मीन्स बेसिकली इनिशियल जो मेरा वॉल्यूम है V1 दैट इज 1 लीटर, ठीक है, उसमें हम कुछ सम लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना चाह रहे हैं ताकि मेरा वॉल्यूम V2 हो जाए। अब V2 कितना है वही तो पता नहीं है, राइट, बट हमें इतना जरूर पता है कि डाइल्यूशन करने के बाद भी M1 V1 शुड बी इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब देखो M1 की वैल्यू निकाल ली है, M2 की वैल्यू निकाल ली है, तो M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो इस तरीके से हम V2 निकाल सकते हैं विच विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01। सो दिस इज इक्वल टू 10 लीटर, यानी कि कुछ लीटर ऑफ वाटर डालने के बाद मेरा जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर हो जाएगा। तो यानी कि कितना लीटर वाटर हमने ऐड किया, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ये कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है और पहले कितना था वॉल्यूम 1 लीटर, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा जितना भी वॉल्यूम है वही मेरा वाटर का वॉल्यूम है। सो 9 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन सी। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, राइट। और मैंने जैसा कि बताया था कि जो आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में pH वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उससे फ्रेम होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि AIEEE 2012 का एक क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 gives 2NO at temperature T is 4 into 10 to the power -4. The value of Kc for the reaction NO gives half N2 plus half O2 at the same temperature is। बहुत से बच्चे हड़बड़ा के बोलेंगे अच्छा Kc की वैल्यू सेम टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही होना चाहिए, ऐसे कैसे, जब हमने रिएक्शन ही चेंज कर दिया है तब तो Kc का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना भाई। सेम रिएक्शन की बात करते तो सेम टेम्परेचर पे सेम रहता, बट जब रिएक्शन ही चेंज हो गया है तो कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे को ये दिया हुआ है कि N2 plus O2 gives 2NO, सब कुछ गैसियस फॉर्म में है। तो इसका जो Kc की जो वैल्यू होगी, लेट अस कॉल दिस एज Kc1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी NO का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाई N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है,
ठीक है। अब कौन सा रिएक्शन के लिए मुझे निकालना है, NO गिव्स हाफ N2 प्लस हाफ O2। तो इस केस में अगर मुझे Kc निकालना हो तो क्या हो जाएगा, N2 to the power 1/2 into concentration of O2 to the power 1/2 divided by concentration of NO। करेक्ट। अब देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास दी हुई है और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, दोनों में कुछ रिलेशन है। देखो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं ना तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो चलो कर देते हैं इसको। अगर स्क्वायर कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। अब ये क्या है, दिस इज बेसिकली Kc1, राइट। और Kc1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। देयरफॉर Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि अच्छा तो देखो यहां पर एक गड़बड़ किया हमने, N2O2 बाई NO का होल स्क्वायर, जो कि इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो बेसिकली दिस विल बी 1 बाई Kc1, राइट, क्योंकि यहाँ पर NO का होल स्क्वायर इज ऑन न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर में है, राइट। तो ये 1 अपॉन ये हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो फिर Kc की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, √1 बाई दिस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2500, यानी कि 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये 1 अपॉन Kc1 होना था, जो कि कैलकुलेशन हम थोड़ा गड़बड़ा रहे थे बीच में, ठीक है। सो वंस यू डू इट ऑन योर ओन, ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है इक्वेशंस पे, कि जो गिवन इक्वेशन है और जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है अभी, और ये पूछा गया था 2019 मेंस में, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन रिएक्शंस हैं और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी दिए हुए हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और एक नया रिएक्शन दिया हुआ है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। तो ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, SO3 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई SO2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जो नॉर्मल हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखो और देखो कि मुझे कौन सा इक्वेशन लेके आना है। मुझे ये वाला इक्वेशन चाहिए, राइट। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं 2SO2 चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस में SO2 कहाँ पर है, पहले रिएक्शन में, बट मुझे SO2 नहीं 2SO2 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे मुझे मिलेगा एक थर्ड रिएक्शन। ये थर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2S प्लस 2O2 गिव्स 2SO2, ठीक है। तो इसका जो K की वैल्यू हो जाएगी, लेट अस सपोज दिस इज K1 डैश। ये K1 डैश कितना होगा, क्योंकि पूरे रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो पहला मेरा K का वैल्यू था उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो K की वैल्यू में 2 द पावर 2 आ जाएगा, राइट। क्योंकि कोफिशिएंट्स तो 2 द पावर में ही जाता है ना, राइट। तो ये इसका K1 डैश का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझे ये वाला इक्वेशन मिला, बट मुझे कौन सा इक्वेशन चाहिए, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। मतलब मुझे ये 2SO3 वाला टर्म भी चाहिए और मुझे ये 2SO2 वाला टर्म भी चाहिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों के बीच में कोई लिंक बिठा सकते हैं क्या? अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन में ये 2s कॉमन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2s वाले टर्म गायब हो जाएंगे। एंड एनीवेज हमारे डिजायर्ड इक्वेशन में 2s वाला टर्म है भी नहीं, तो चलो वही करते हैं। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 है 2s प्लस 3O2 गिव्स 2SO3 और इक्वेशन 3 है 2s प्लस 2O2 गिव्स 2SO2।
तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो दोनों गायब हो जाएंगे, करेक्ट। और इधर हमें क्या मिलेगा, O2, और इधर हमें मिल जाएगा 2SO3 माइनस 2SO2। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, करेक्ट। एंड बेसिकली यही मेरा डिजायर्ड इक्वेशन है। अब इस डिजायर्ड इक्वेशन में पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, 2 माइनस 3 किया, ठीक है। तो यानी कि इस डिजायर्ड इक्वेशन के k का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनके k की वैल्यू के साथ क्या होगा, जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके k के वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके k के वैल्यूज डिवाइड हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन का जो k का वैल्यू होगा वो सेकेंड रिएक्शन यानी कि K2 और थर्ड रिएक्शन यानी कि K1 डैश, इन दोनों को डिवाइड करने से मिल जाएगा मुझे, करेक्ट। तो चलो अब k की वैल्यू निकालते हैं, तो चलो इस साइड कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो k विल बी इक्वल टू, K2 की वैल्यू है 10 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय K1 डैश की वैल्यू है K1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था हमने, और K1 क्या है 10 टू द पावर 52 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 104, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 25। So the correct option is C. तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी जरूर है, बट ये आपके काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। सो थ्योरी तो हमने पढ़ ही लिया था हमारे वन शॉट वीडियो में, तो अब बारी है इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। Calculate the pH of a 0.10 m ammonia solution. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 m HCl. The dissociation constant of ammonia Kb is equal to 1.77 into 10 to the power minus 5. तो धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन का pH निकाल दो, बस इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। तो जो अमोनिया है ये जब वाटर में आयोनाइज करेगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। यहां पर कितने सॉल्यूशन की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो 0.10 m की बात हो रही है। और इनिशियली जो है, जो बाकी चीजें हैं वो जीरो रहेंगी, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो जीरो रहेंगी, करेक्ट। तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम Kb की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Kb क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, क्योंकि H2O तो प्योर लिक्विड है तो उसको इग्नोर मारेंगे। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 0.10 माइनस x, क्योंकि NH का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होगा और इधर जो है इनके कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ रहे होंगे, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन x, OH का भी x, तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH3 का 0.10 माइनस x। और जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं कि x की जो वैल्यू है कंपेयर टू 0.10 काफी स्मॉल है, तो उसको हमने लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.10 मान लिया। अब ये जो Kb है, Kb की वैल्यू दी हुई है 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एंड व्हाट इज x? x इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, राइट। तो इस यहां से हम इस एक्सप्रेशन से तो ये देख ही रहे हैं कि x क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहां पर मुझे निकालना क्या है, pH। pH निकालने के लिए मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट याद करो, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो KW डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस,
KW की तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14 और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी हमने निकाला है, राइट। तो इस तरह से हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 7.51 इंटू 10 टू द पावर -12। तो pH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 7.5 इंटू 10 टू द पावर -12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.12। तो मतलब हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। दिस वाज प्रिटी सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिचुएशन की जब हमने क्या किया, हमने HCl ऐड कर दिया। तो आफ्टर एडिंग HCl, अब बहुत ध्यान से देखना, एक कहानी की तरह सुनते रहना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब हमने HCl ऐड किया तो क्या हुआ, अगर हम मोल्स की बात करें तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 25 ml ऑफ 0.1 m HCl है और इसे हमने किसके साथ मिक्स किया, 50 ml 0.1 m NH3 के साथ, राइट। इसको अब ये क्या है, ये है वॉल्यूम, ये है मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करें, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करें तो 25 ml इंटू 0.1 m यानी कि 2.5 मिली मोल्स ऑफ HCl जो है ये किसके साथ कंबाइन हुआ, 50 इंटू 0.1 दैट इज 5 मिली मोल्स ऑफ NH3। मतलब अभी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ, राइट, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो मेरा टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, जो रिजल्टिंग वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, इसका 25 ml प्लस इसका 50 ml यानी कि 75 ml, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, एक एसिड है दूसरा बेस है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब HCl और NH3 दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा हमारे पास कम क्वांटिटी में है, HCl कम क्वांटिटी में है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कम है व्हेन कंपेयर्ड टू NH3। तो यानी कि एक बार HCl खत्म हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2.5 मिली मोल्स ऑफ HCl विल न्यूट्रलाइज, कितना मोल्स ऑफ NH3 को न्यूट्रलाइज करेगा, बराबर मोल्स को ही करेगा। सो इट विल न्यूट्रलाइज 2.5 मिली मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। तो यानी कि अब नेक्स्ट मेरा कौन सा प्रोसेस चलेगा, नेक्स्ट मेरा चलेगा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। तो चलो अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि NH3 जो है ये HCl के साथ कंबाइन करके बनाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। और अभी अभी हमने क्या देखा कि इनिशियली जो है कितना मिली मोल्स ऑफ NH3 कंबाइन करेगा, 2.5 मिली मोल्स ऑफ NH3 2.5 मिली मोल्स ऑफ HCl के साथ कंबाइन करके ये बनाएंगे। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 क्यों, क्योंकि NH3 और HCl एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 हो जाएंगे और इनके जो प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2.5 हो जाएंगे, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से समझना इसे। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद हमारे पास कितना वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का, 75 ml ऑफ सॉल्यूशन रहेगा और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा 2.5 मिली मोल्स ऑफ NH4 प्लस, ये रहेगा। और क्या रहेगा, और हमारे पास रहेगा 2.5 मिली मोल्स ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड, जो न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं ऐसा NH3, क्योंकि याद है हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि NH3 हमारे पास 5 मिली मोल्स थे लेकिन HCl हमारे पास 2.5 मिली मोल्स थे, तो इसीलिए HCl ने सिर्फ 2.5 मिली मोल्स NH3 को न्यूट्रलाइज किया था, बाकी का 2.5 मिली मोल्स जो है वो अनन्यूट्रलाइज्ड ही रह गया था।
करेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस NH3 के साथ फाइनली क्या हुआ। तो अब हम वही वाला रिएक्शन फिर से लिखेंगे जो हम केस 1 में लिखे थे। केस 1 मतलब बिफोर मिक्सिंग, जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने यही रिएक्शन लिखा था कि NH3 जो है जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस, वो ये बनाएगा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर मेरे पास इनिशियल NH3 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियली NH3 मेरे पास कितना है 2.5 मिलीमोल्स। अब 2.5 मिलीमोल्स बोले तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये वॉल्यूम है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि 2.5 बाई 75, तो मुझे मिल जाएगा 0.033 m, ये इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट्स जो है वो जीरो ही रहेंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा 0.033 माइनस वाई, और ये भी वाई से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक भी समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इस इक्वेशन के बेसिस पर Kb की वैल्यू। ठीक है, तो Kb क्या हो जाएगा, अब देखो एक आम तौर पर आप ऐसे ही सोचोगे कि Kb जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ऐसे ही सोचेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहां पर हमें एक चीज नोट करना है एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। देखो यहां पर तो हमें दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस जो है दैट इज वाई, बट हम ये भूल रहे हैं कि NH4 प्लस हमारे पास ऑलरेडी कितना था 2.5 मिलीमोल्स, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही। करेक्ट, तो इसका मतलब NH4 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज बेसिकली कितना Y प्लस ये वाला मिलीमोल्स। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, इसको भी आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोलोगे तो 2.5 मिलीमोल्स मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन 2.5 डिवाइडेड बाय 75, यानी कि वही 0.033। तो यानी कि NH4 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हो जाएगा 0.033 प्लस वाई। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज Y डिवाइडेड बाई NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.033 माइनस Y। अब चूंकि Y की वैल्यू काफी स्मॉल है, चूंकि Y इज स्मॉल, तो हम कहते हैं कि भाई 0.033 प्लस Y को हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 0.033। उसी तरह 0.033 माइनस Y को भी हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 0.033। सो विद दैट लॉजिक Kb इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 0.033y डिवाइडेड बाई 0.033, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी Kb की वैल्यू, यानी कि 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5, ये दिया हुआ था। अब y की वैल्यू निकल गई। व्हाट इज y? y इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, बट मुझे निकालना क्या है pH। तो pH के लिए मुझे H प्लस निकालना पड़ेगा। अभी अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो H प्लस क्या होगा Kw डिवाइडेड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आ जाएगा 0.56 इंटू 10 टू द पावर -9। इतना तो मैंने कर ही दिया, pH तो आप निकाल ही लोगे। तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 0.56 इंटू 10 टू द पावर -9। अब लॉग तो आप सॉल्व कर ही लोगे, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.25। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन बहुत आसान था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतने सारे स्टेप्स डिस्कस किए जिससे हमें ये पता चला कि इस तरह के क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली उस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको लॉजिक समझना होगा कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो कितने मोल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ी सी सोच के समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना काफी नहीं है। चलो फटाफट से जाओ, अपने टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें खुद से अटेम्प्ट करो। इतना ही नहीं, पिछले साल एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। जब आप खुद से सॉल्व करने लग जाओगे तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं क्या करूंगी, मैं जल्दी ही आऊंगी अगले वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।